Okay, good morning to all of you and welcome back in thermodynamics classes. Welcome back in thermodynamics classes. और लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो वर्क ट्रांसफर फॉर ए क्लोज सिस्टम के लिए देखा था कि व्हाट इज द वर्क ट्रांसफर फॉर ए क्लोज सिस्टम। और हमने देखा था कि हमने एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट लिया था, एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट लिया था और उसी पिस्टन सिलेंडर के अरेंजमेंट से हमने क्लोज सिस्टम के लिए वर्क निकाला था। फिर उस वर्क को हमने पीवी डायग्राम में ड्रा करने की कोशिश किया था। जब हमने उस वर्क को पीवी डायग्राम में ड्रा किया था तो हमने ये देखा था कि जो हमने वर्क पिस्टन सिलेंडर के अरेंजमेंट से निकाला था कि हमारे पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से था। ये कंडीशन 1 थी और पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट जो हमारे पास था ये कंडीशन 1 थी। ये कंडीशन 1 थी और इस कंडीशन 1 में हमने कहा था बाद में जब पिस्टन यहां से यहां मूव कराए थे 2 पे पहुंचा था और एक स्मॉल मोमेंट dx ले लिया था और हमने देखा था कि यहां पर डेल डब्ल्यू की वैल्यू इनिशियली p इंटू dv के बराबर आई थी। दिस इज द क्लोज्ड सिस्टम वर्क और नॉन फ्लो वर्क। दिस इज द क्लोज्ड सिस्टम वर्क और नॉन फ्लो वर्क। अगर इसी को हम पूरे यहां से यहां तक की बात कर देते थे 1 से 2 तक की, तो वर्क 1 से 2 तक इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 p इंटू dv, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 p इंटू dv एंड दिस इज द क्लोज्ड सिस्टम वर्क। दिस इज द क्लोज सिस्टम वर्क। इसी क्लोज सिस्टम वर्क को हम क्या कर रहे थे, वर्क ऑन पीवी डायग्राम निकाल रहे थे। तब हमने देखा था कि अगर ये पीवी डायग्राम है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है और मैंने आपको बताया था कि जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी वो वाई एक्सिस पे ली जाएंगी, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी वो एक्स एक्सिस पे ली जाएंगी। लेकिन ये जनरली की बात कर रहे हैं, ये हम हमेशा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम जनरली देखेंगे कि हमें ऐसा ही कुछ मिलेगा। एंड हमने कहा था कि ये पॉइंट हमारा 1 है, ये पॉइंट हमारा 2 है और यहां से यहां तक आए थे। फिर यहां पे हमने एक स्मॉल स्ट्रिप लिया था। जब स्मॉल स्ट्रिप लिया था, ऐसी स्मॉल स्ट्रिप हो कि दोनों पॉइंट इतने पास हो कि इनके दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस हो वो निग्लेजिबल हो। वो क्या हो, निग्लेजिबल हो। बट चेंज इन वॉल्यूम को निग्लेजिबल कर नहीं सकते, तो इसलिए इसको कहा कि ये dv होगा। तो अब इस स्ट्रिप का एरिया जो स्ट्रिप का एरिया लिए थे वो एरिया भाई यहां से यहां तक की लेंथ p इंटू dv। दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया। भाई यही तो एरिया है, यही तो एरिया है। और इसी एरिया के बराबर ये देखिए डेल डब्ल्यू है, इसी एरिया के बराबर डेल डब्ल्यू है। भाई जितना यहां मूव किया था dv पिस्टन उतना हमने यहां लिया। अगर इस प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया तो जितना ये एरिया हुआ उतना ये स्ट्रिप का एरिया हुआ। इसका मतलब डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एरिया हुआ, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू p इंटू dv हुआ। यह हमने कल देखा था। जब टोटल निकालेंगे तो टोटल इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1 2 के बीच में। ये किसका एरिया है, ये स्ट्रिप का एरिया है। किसका एरिया है, स्ट्रिप का एरिया है। पूरे इस कर्व के नीचे का एरिया चाहिए तो मतलब यहां से लेकर और यहां तक का एरिया चाहिए, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, टोटल वर्क जो आया था उससे मैच कराओगे तो ये वही आ जाएगा 1 to 2
P इंटू डीवी। यहां से हमने एक बात क्लियर किया था कि जो हमारा वर्क ट्रांसफर होगा इन द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, दिस इज ए क्लोज्ड सिस्टम, वो क्या आया? अगर हम इस वर्क को पीवी डायग्राम में दिखाना चाहते हैं तो ये वर्क इक्वल टू होगा एरिया अंडर द कर्व। ये वर्क इक्वल टू होगा एरिया अंडर द कर्व, यानी ये जो कर्व का एरिया है इस पूरे एरिया के बराबर होगा। और वो कहां पे? ऑन वॉल्यूम एक्सिस पे बात करेगा, ऑन वॉल्यूम एक्सिस के बात करेगा, यानी जो एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे का एरिया जो वॉल्यूम एक्सिस पे आएगा वही क्लोज्ड सिस्टम वर्क कहलाएगा, वही क्लोज्ड सिस्टम और नॉन फ्लो वर्क कहलाएगा। मतलब यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो हमने फार्मूला निकाला है ये फार्मूला वैलिड होगा ओनली किसके लिए? ओनली फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम वर्क, ओनली फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम वर्क। सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड होगा, किसी और के लिए वैलिड नहीं होगा। अब अगर ये किसी और के लिए वैलिड नहीं होगा, इसका मतलब हुआ कि ये जो क्लोज सिस्टम वर्क है ये 1 to 2 del W 1 to 2 इज इक्वल टू 1 to 2 P इंटू डीवी के बराबर होगा। और यही एरिया बिलो द कर्व ऑन पीवी डायग्राम ऑन वॉल्यूम एक्सिस वही आपके पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट क्लोज सिस्टम का वर्क होगा। किसी भी प्रोसेस के लिए उस प्रोसेस से जो कर्व बनेंगे उस कर्व के नीचे का एरिया जो वॉल्यूम एक्सिस पे आएगा वो क्लोज सिस्टम का वर्क कहलाएगा, अब मैंने यह भी बताया था कि वर्क ट्रांसफर तभी होगा जब वो बाउंड्री को क्रॉस करेगा, यानी सिस्टम से सराउंडिंग का इंटरेक्शन होगा। इसीलिए इनको कहा जाता है ये दीज आर बाउंड्री फिनोमिनन, ये बाउंड्री के फिनोमिनन है और सराउंडिंग के फिनोमिनन है, बट सिस्टम के फिनोमिनन नहीं है ये, ठीक है। वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री। अब देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आप वर्क ट्रांसफर की बात करते हो तो आपके पास एरिया अंडर द कर्व, जो कर्व के नीचे का एरिया होगा, जो वॉल्यूम एक्सिस को कवर करेगा वही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का वर्क होगा, यानी अगर आप बात करते हैं 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट 1 है दूसरा पॉइंट 2 है, एक पॉइंट 1 है दूसरा पॉइंट 2 है, आप सलोरी में रह रहे हैं, आपको कैरियर कोचिंग आना है, आप सलोरी में रह रहे हैं, आप कैरियर कोचिंग आना है, सलोरी आपका पॉइंट 1 होगा, कैरियर कोचिंग आपका पॉइंट 2 होगा। आपके एक दोस्त ने कहा कि मैं सलोरी से चलूंगा और बैंक रोड होता हुआ, कचहरी होता हुआ यहां पहुंच जाऊंगा। आपके दूसरे दोस्त ने कहा कि मुझे वहां से नहीं जाना, मैं यहां से सबसे पहले कहां जाऊंगा, मैं यहां से बालसन जाऊंगा और बालसन से मुड़ करके कंपनी बाग वाली रास्ते से इधर मुड़ करके तब आके यहां से आऊंगा। यानी ये पहले का पाथ हो गया, ये ए का पाथ हो गया, ये बी का पाथ हो गया। तीसरे ने कहा कि मैं उस जगह से नहीं मुड़ूंगा, मैं और आगे जाऊंगा, मेडिकल चौराहे पहुंचूंगा और मेडिकल चौराहा से होता हुआ, पॉइंट सबका सेम है, सलोरी पॉइंट सबका सेम है, सब एक जगह चौराहे से चलना शुरू करते हैं। सलोरी से चला और तीसरे ने कहा मैं मेडिकल कॉलेज का पाथ पकड़ूंगा और मेडिकल कॉलेज से होते हुए आगे से हनुमान मंदिर वाले रास्ते से मुड़के कैरियर कोचिंग पहुंचूंगा। यानी आप 3 लोग हैं, तीनों एक ही जगह से चले और एक जगह पहुंचे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट तीनों का हो गया सेम, एंड पॉइंट भी तीनों का हो गया सेम, यानी ये पॉइंट भी सेम है और ये पॉइंट भी सेम है। अब अगर इनका
क्या निकालना हो, वर्क निकालना हो। तो वर्क निकालने के लिए एरिया कवर्ड बाय द कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, एरिया कवर्ड बाय द कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, इसका मतलब ए वाले का जो एरिया होगा यही एरिया डब्ल्यू ए होगा, यही एरिया डब्ल्यू ए होगा। बी वाला जो एरिया कवर करेगा, बी वाला जो एरिया कवर करेगा वो एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया होगा, डब्ल्यू बी। ए का एरिया कम है, बी का एरिया ज्यादा है, इसका मतलब हुआ जो थर्ड वाला होगा जरा उसको भी देख लो। थर्ड वाला ये है, यानी थर्ड वाले का एरिया ये हो जाएगा, थर्ड वाले का एरिया ये हो जाएगा, दैट इज द डब्ल्यू सी। अब देखिए ए वाला सबसे कम एरिया कवर कर रहा है, तो जितना एरिया कम होगा उतना इसकी वैल्यू कम होगी वर्क करने की, और जितना इसका एरिया कम होगा, जितना इसका एरिया होगा उतना ये हो, यानी डब्ल्यू ए इज लेस देन डब्ल्यू बी इज लेस देन डब्ल्यू सी। सबसे कम एरिया डब्ल्यू ए का होगा, फिर सबसे उसके बाद का एरिया डब्ल्यू बी का होगा, उसके बाद का एरिया डब्ल्यू सी का होगा। यानी सबसे यहां पे देखिए जो हमने लिया है इसके बेसिस पर ये एरिया सबसे ज्यादा होगा, ये एरिया उससे कम होगा, ये एरिया उससे कम होगा। इसका मतलब हुआ कि जब हमने अलग अलग पाथ को कवर किया, जब हमने अलग अलग पाथ को कवर किया तब हमको वर्क अलग अलग मिला। दो द इंड पॉइंट्स आर सेम, दो द इंड पॉइंट्स आर सेम, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के इंड पॉइंट बराबर हैं, सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन तीनों ने पाथ अलग अलग कवर किया है, दोनों ने पाथ अलग अलग कवर किया है। और जब पाथ अलग अलग कवर करेंगे, जब पाथ अलग अलग कवर करेंगे तो उनका क्या होगा, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ही हमारा क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। क्योंकि अभी हमने पीछे प्रूफ किया है इसको कि ये कैसे वर्क कहलाएगा, अभी हमने पीछे प्रूफ किया है इसको कि ये कैसे वर्क कहलाएगा। ठीक है, ये हमने देखा है यहां पे कि वर्क कैसे कहलाएगा, ये हमने प्रूफ कर लिया है, जस्ट मैंने पीछे दिखाया था। इसका मतलब हुआ कि जो ये वर्क है ये पाथ की वजह से कम है, इसने इस पाथ को फॉलो किया तो ये ज्यादा है, इसने इस पाथ को फॉलो किया तो ये सबसे ज्यादा है, यानी हमने पाथ चेंज कर दिया तो वर्क चेंज हो गया। इंड पॉइंट दोनों तीनों प्रोसेस के सेम हैं, इसका मतलब कि अलग अलग प्रोसेस का जो वर्क ट्रांसफर होगा वो अलग अलग होगा, जो अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग पाथ का जो वर्क ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। जब आप पाथ को चेंज करोगे तो वर्क चेंज हो जाएगा, जबकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों के क्या है, सेम है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों के क्या है, सेम है। कहने का मतलब है कि जो वर्क ट्रांसफर है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका मतलब जो वर्क ट्रांसफर है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करने का मतलब हुआ कि वो पॉइंट फंक्शन नहीं है, वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वर्क ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है। अगर वर्क ट्रांसफर पाथ फंक्शन है तो वो पॉइंट फंक्शन नहीं है, वो पॉइंट फंक्शन नहीं है तो वो स्टेट नहीं है, वो स्टेट नहीं है तो वो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। वर्क ट्रांसफर अगर अलग अलग पाथ चेंज करने पर भी बराबर होता तब तो वो सिस्टम की प्रॉपर्टी कहलाता। जब अलग अलग पाथ पे वो अलग अलग हो जाता है तो वो कभी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा, कभी भी
सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा। इसलिए यहां से भी देखिए, हमने ग्राफिकली आपको प्रूफ करके दिखाया कि द वर्क ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन द पाथ, सो इट इज नॉट ए पॉइंट फंक्शन, इट इज नॉट ए पॉइंट फंक्शन, इट इज ए पाथ फंक्शन, इट इज ए पाथ फंक्शन। यानी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आया कि वर्क ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है, हमने ग्राफ बनाकर भी देख लिया। ड्यूरिंग द बाउंड्री वर्क डन ड्यूरिंग ए प्रोसेस डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड एज वेल एज इन द स्टेट। पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, स्टेट पर डिपेंड। हम अगर स्टेट बदल दें, भाई अगर हमारी स्टेट तो सेम है ना, लेकिन हमने पाथ को बदला तो क्या हो गया, पाथ को बदलने पर वर्क ट्रांसफर बदल गया। याद रखिएगा इसको। तो इसलिए कहते हैं एज एरिया अंडर द कर्व इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ, सो वर्क ट्रांसफर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ एंड हेंस वर्क ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन एंड हेंस इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी sorry, it is not a property of the system, it is not a property of the system, it is not a property of the system। अब देखिए जरा, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमने प्रूफ कर लिया, ये पाथ फंक्शन है, ये पॉइंट फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन है, ये पॉइंट फंक्शन नहीं है। अब अगर मुझे बताइए इसके लिए कंडीशंस, मैंने ऊपर कुछ कंडीशन बताई थी, उसके नीचे ये कंडीशन बताई कि ये पाथ फंक्शन होगा, ये एच द एरिया इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ, द एरिया इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ, सो वर्क ट्रांसफर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ, सो वर्क ट्रांसफर इज नॉट ए पाथ फंक्शन, सो वर्क ट्रांसफर इज ए नॉट पाथ, जो वर्क ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन, जो वर्क ट्रांसफर है वो क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा। अब अगर वर्क ट्रांसफर पाथ फंक्शन है, वर्क ट्रांसफर पाथ फंक्शन है, तो जरा देखिएगा, जरा ये चीज भी चेक करिएगा, ये चीज भी चेक करिएगा, जो वर्क ट्रांसफर पाथ फंक्शन है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमने निकाला है, ये जो इक्वेशन हमने निकाला है, कौन सा इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन कहां कहां वैलिड होगा, कहां कहां वैलिड होगा, जरा देख लीजिए, ये इक्वेशन कहां कहां वैलिड होगा, ये इक्वेशन वैलिड होगा यहां पे कि जो वर्क ट्रांसफर है कौन सा, W, ये जो वर्क ट्रांसफर है W12 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV 1 to 2, 1 से 2 चले, 2 से 1 चले, इसलिए W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV जनरली हर जगह लिखा रहता है। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन की कंडीशंस क्या है, ये जो P इंटू dV है, इस इक्वेशन की कंडीशन क्या है, इस इक्वेशन की कंडीशन है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, दिस इक्वेशन इज वैलिड, दिस इक्वेशन इज वैलिड, यानी W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV, दिस इक्वेशन इज वैलिड। कंडीशन नंबर 1 फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम और नॉन फ्लो सिस्टम, फॉर ए क्लोज सिस्टम और नॉन फ्लो सिस्टम। कभी गलती से ओपन सिस्टम पर इसको मत लगा देना, कभी गलती से भी ओपन सिस्टम पर इस इक्वेशन को मत लगाना। पहली कंडीशन हुई कि दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम और नॉन फ्लो सिस्टम। सेकेंड कंडीशन, द वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, इसीलिए कहा गया कि जो वर्क ट्रांसफर है वो बाउंड्री फिनोमिनन है, वो बाउंड्री फिनोमिनन है। सो वर्क को बाउंड्री को जरूर क्रॉस करना चाहिए, यानी सिस्टम से सराउंडिंग में जाना चाहिए या सराउंडिंग से सिस्टम में आना चाहिए। जब तक दोनों का इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक वर्क ट्रांसफर 0 होगा, यह मैंने आपको पहले बता दिया है।
यह मैंने आपको पहले बता दिया है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, द प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल। कैसे रिवर्सिबल, जरा यह भी देख लो भाई। अगर मैंने कहा कि ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट हैं, प्रेशर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। मैंने कहा मुझे यहां से यहां आना है, मैं यहां से यहां चला आया, 1 से 2 पे गया। जब मैं 1 से 2 पे गया तो मेरा इतना एरिया है और यही वर्क ट्रांसफर है, इतना एरिया है, यही वर्क ट्रांसफर है। अगर यह प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, अगर यह प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो यहां से चलेगा और यहां पे फॉलो करेगा। जब यहां से चलेगा, यहां फॉलो करेगा, या तो 2 से 1 पे जाएगा। 2 मान लीजिए W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV है, और जब यहां से यहां गया तो कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, इसकी वैल्यू मान लीजिए इसने पॉजिटिव जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो +30 जूल आ गया। +30 जूल आपका वर्क ट्रांसफर निकल गया, वर्क ट्रांसफर जो आया +30 जूल आया। अब जब इसको वापस ले जाना है, अगर ये सेम पाथ को फॉलो नहीं करेगा, अगर ये अलग पाथ को फॉलो कर लिया, एंड पॉइंट तो सेम है भाई, मान लीजिए यहां का वॉल्यूम कुछ भी है, 2 है, 5 है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 5 होगा, 2 to 5 होगा, 2 to 5 होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 5, 1 से 2 पे गया। प्रेशर की वैल्यू आप 10 मान लो, और 5 - 2 यानी 3, यानी 10 × 3, 10 × 3 हो गया, दैट इज इक्वल टू 30 जूल। ये तो निकला। अब अगर 2 से 1 पे गए और कहा कि ये वही प्रोसेस रिवर्सिबल है, वही प्रोसेस है, अगर इसने रिवर्सिबल है तो इसको सेम पाथ को फॉलो करना चाहिए, सेम पाथ को फॉलो करना चाहिए। सो इफ द प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल, यहां पे है, द प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल, देन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम कहां से चले, 5 से चले, 2 पे पहुंचे, ठीक है, 5 से चले, 2 पे पहुंचे, ठीक है, लेकिन अब निगेटिव वर्क होगा। लिमिट आपकी पहले 1 से 2 थी, अब 2 से चले, तो अब इनिशियल लेके यहां लोगे, तो दिस इज P इंटू, या 2 to 5 अगर सेम लिमिट रखते हो तो माइनस में वर्क अपने आप मिल जाएगा, है ना। यहां पे 5 - 2 हो गया, और यहां पे 5 - 2 हो गया, यहां 2 - 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमने इसकी वैल्यू 10 रख दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 और 2 - 5 यानी -30 जूल आ गया। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो, रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, और ये पाथ है, अगर इस पाथ पे लगा दिया तो ये फार्मूला लगाओगे तो -30 जूल ही आएगा। लेकिन क्या इस पाथ के लिए एरिया सेम है, इस पाथ के लिए एरिया सेम है? अगर इस पाथ के लिए एरिया देखेंगे तो इतना एक्स्ट्रा एरिया है भैया, इतना एक्स्ट्रा एरिया है ना भाई, इतना एरिया तो है ही है, उसके अलावा इतना एक्स्ट्रा एरिया है। तो अगर पाथ बदल गया, पाथ बदल गया तो रिवर्सिबल नहीं रह गया, इर्रिवर्सिबल हो गया। अगर इर्रिवर्सिबल हो गया तो एरिया ज्यादा हो गया, तो ये इससे ज्यादा आना चाहिए। लेकिन अगर इस फार्मूले को लगा दिया तो वर्क उतना ही मिला। इसका मतलब ये इक्वेशन वैलिड होगा सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जिसको हम क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस भी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एरिया ज्यादा अगर हो गया तो ये W = -2 से 1 पे जाने पर चाहे जितने पाथ कवर कर लेते उतना ही देता, तब तो ये पॉइंट फंक्शन हो जाता।
अगर रिवर्सिबल है तो उसी पाथ को फॉलो करेगा, उसी पाथ को फॉलो करेगा तो एरिया उतना ही रहेगा, एरिया उतना ही रहेगा। तो अगर ये रिवर्सिबल है तब तो इस इक्वेशन को अप्लाई करना, अगर ये रिवर्सिबल नहीं है तो इस इक्वेशन को कभी भी अप्लाई मत करना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो हमसे निकल के आई, वो पहले चीज निकल के आई कि दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। ये इक्वेशन एक क्लोज्ड सिस्टम के लिए वैलिड होगा, एक नॉन फ्लो वर्क के लिए वैलिड होगा। सेकंड, दिस वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, वर्क बाउंड्री को जरूर क्रॉस करे। अगर वर्क बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा, अगर वर्क बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा तो वर्क ट्रांसफर नहीं होगा, वर्क ट्रांसफर नहीं होगा। और तीसरा, द प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल प्रोसेस, द प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल होना चाहिए। प्रोसेस क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल होना चाहिए। इसलिए आगे आप याद रखिएगा कि जब भी इस इक्वेशन को लगाएं तब यह कंडीशन देख लें, सिस्टम क्लोज है कि नहीं, प्रोसेस रिवर्सिबल है कि नहीं। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, सिस्टम क्लोज नहीं है, सिस्टम से बाउंड्री का से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इस सिस्टम का कभी यूज, इस इक्वेशन का कभी यूज नहीं करेंगे। लेकिन इतना कहने के बाद भी आप इस गलती को करोगे, आप यूज करोगे। अगर आप यूज करोगे तो मैं आपको किल कर दूंगा। याद रखना, इस इक्वेशन को अगर आपने कभी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूज किया और नॉन फ्लो सिस्टम के लिए यूज किया तो फिर आपके लिए ठीक नहीं होगा। याद रखना इस चीज, ठीक है। का मतलब हुआ कि इस इक्वेशन की ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इन कंडीशंस को लेकर के हमें चलना है कि सिस्टम हमारा क्लोज होना चाहिए, नॉन फ्लो होना चाहिए, प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए या क्वासी स्टैटिक कह दे, ठीक है। एंड वर्क शुड क्रॉस, ये वर्क है भैया, वर्ड नहीं है। वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, जो वर्क है वो बाउंड्री को जरूर क्रॉस करना चाहिए, वो वर्क है वो बाउंड्री को जरूर क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि जब भी सिस्टम में पिस्टन मूव करे और एक्सपेंशन हो, या एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़े, जब भी सिस्टम में वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। जब भी सिस्टम में वॉल्यूम कम होगा तो वो निगेटिव वर्क कहलाएगा। जैसे यहां पे आइए, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ये पॉइंट हमने इसको 1 मान लिया, चलिए भाई, इसको 2 मान लिया, चलिए भाई। सबसे पहले हम 1 से 2 पे गए, 1 से 2 पे गए तो इस पाथ को फॉलो किया, फिर 2 से 1 पे आए तो इस पाथ को फॉलो किया। तो एरिया अंडर द कर्व जब आप निकालेंगे तो इसके लिए ये एरिया मिलेगा। ये एरिया जब मिलेगा, पिस्टन यहां से यहां चलेगा, पिस्टन यहां से यहां चलेगा, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये निगेटिव वर्क होगा। यहां से यहां चलेगा तो ये पिस्टन यहां से यहां चल रहा है। जब ये पिस्टन यहां से यहां चल रहा है तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ये होगा। अब ये पॉजिटिव वर्क होगा तो WA हो गया पॉजिटिव, WA हो गया पॉजिटिव, WB हो गया निगेटिव, और जहां से चला था फाइनली वहीं पे पहुंच गया। इसका मतलब ये है साइकिल। क्या है ये? साइकिल। WB यानी WA ज्यादा एरिया कवर कर रहा है,
जब WA ज्यादा एरिया कवर कर रहा है तो WA ज्यादा होगा, WB कम एरिया कवर कर रहा है तो WB कम एरिया होगा। अगर हम देखें ध्यान से, जो नेट एरिया बचेगा इस वाले टोटल एरिया से ये निगेटिव वाला एरिया घटा दें, यानी WA से WB को घटा दें, तो मुझे सिर्फ इतना एरिया मिल जाएगा, मुझे सिर्फ इतना एरिया मिल जाएगा। इसका मतलब, लेकिन WA की वैल्यू ज्यादा है तो इस एरिया, ये जो एरिया है ये हमें ज्यादा वर्क देगा, यानी ये पॉजिटिव वर्क देगा, ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव वर्क प्रोवाइड कराएगा, पॉजिटिव वर्क प्रोवाइड कराएगा। जब हम यहां आते हैं, अगर मैं 1 से 2, जरा इस पे देखो, तो जो ये मिलेगा WA WP पॉजिटिव मिलेगा। जब यहां से चलते हैं तो A के द्वारा जो एरिया कवर किया गया वो इतना एरिया कवर किया गया, B वाले पाथ के द्वारा जो एरिया कवर किया गया वो इतना एरिया कवर किया गया, वो इतना एरिया कवर किया गया, जो A B के अलावा A ने कवर किया। अब यहां WA निगेटिव देगा क्योंकि यहां से चल रहा है, वॉल्यूम V2 से V1 में आ रहा है। जब वॉल्यूम V2 से V1 में आ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो कंट्रैक्शन होगा, जब कंट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम घटेगा, जब वॉल्यूम घटेगा तो हमें जो वर्क मिलेगा वो निगेटिव वर्क मिलेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम मिलेगा। इसका मतलब यहां WA निगेटिव होगा, इसका मतलब यहां WA निगेटिव होगा। WB 2 से 1 की तरफ चल रहे हैं, यानी अब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जो WB होगा, जो WB होगा वो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव वर्क देगा, पॉजिटिव वर्क देगा, पॉजिटिव वर्क देगा। सो अब यहां निकालेंगे WA माइनस WB, तो टोटल वर्क WA ज्यादा है, WB कम है, ठीक है। तो नेटवर्क आपको क्या मिल जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, नेटवर्क निगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि आपका ये वाला एरिया ज्यादा है, ये एरिया कम है। जब ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया कम है, यानी निगेटिव वाला एरिया ज्यादा है और पॉजिटिव वाला एरिया कम है। जब पॉजिटिव वाला एरिया कम है तो नेट एरिया इतना ही बचेगा, लेकिन वो क्या होगा, निगेटिव में मिलेगा। यहां से एक चीज ये निकल के आई कि जब एक्सपेंशन हो तो पॉजिटिव रखो, जब कंप्रेशन हो तो निगेटिव रखो, जब एक्सपेंशन हो तो पॉजिटिव रखो, जब कंप्रेशन हो तो निगेटिव रखो। और दोनों को अगर हटा दिया जाए, दोनों को अगर हटा दिया जाए, एक लाइन में इसका सेंटेंस समझ में आए, तो देखिए जब हम यहां से चले 2 से 1 पे तो इस पाथ को फॉलो किया, फिर वापस इसको फॉलो किया। यह है घड़ी का क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी का, अंगूठा घुमाओ, घड़ी का क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये साइकिल है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो जब साइकिल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो समझ जाइए वो पॉजिटिव वर्क देने वाला है। यहां पे आइए, दिस इज द साइकिल, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यानी यहां से यहां आया, यहां से यहां आया। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बोल्ट बंद होने के डायरेक्शन है, ये बोल्ट खुलने का डायरेक्शन है। जो बोल्ट बंद होने का डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जो बोल्ट खुलने का डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मतलब जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई साइकिल चले तो इसका मतलब वो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, वो पावर को प्रोड्यूस करने वाला है, वो पॉजिटिव वर्क देगा, वहां वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन फाइनली बाय द सिस्टम होगा, ठीक है। बट जहां एंटी क्लॉकवाइज घूमे, बोल्ट को खोलने के डायरेक्शन में घूमे, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, बोल्ट को खोलने के डायरेक्शन में घूमेगा, तो वो
निगेटिव वर्क देगा वो पावर ऑब्जर्विंग डिवाइस होंगे, वो पावर ऑब्जर्विंग डिवाइस होंगे, इसीलिए यानी वो वर्क डन ऑन द सिस्टम वाले होंगे। इसीलिए देखिए जब आप हीट इंजन का सिंबल बनाते हैं तो हीट इंजन का सिंबल बना के एरो ऐसे बनाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब आप पंप या रेफ्रिजरेटर का सिंबल बनाते हैं तो आप ऐसे बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको कहते हैं पंप और रेफ्रिजरेटर, इसको कहते हैं हीट इंजन। इसको क्या बोलते हैं? हीट इंजन। डायरेक्शन क्लॉकवाइज है मतलब ये हमें पावर देगा, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है यानी इसको हम फाइनली पावर देंगे, इसको हम फाइनली वर्क देंगे तब वो चलेगा। ये हमें वर्क देगा तब हमारा आगे का इंजन चलेगा। तो याद रखिएगा जहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई दे वो आपका पॉजिटिव वर्क है यानी वो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। जहां एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे वो आपके पावर ऑब्जर्विंग डिवाइस है यानी वो पावर को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। वो पावर को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। बात समझ में आ गई? इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब सुनिए, ये तो टोटल हो गई वर्क की कहानी कि एक क्लोज सिस्टम के लिए वर्क का फार्मूला क्या होगा, कब वो वैलिड होगा, कब उसका यूज कर सकते हैं, कब उसका यूज नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि ये जो क्लोज सिस्टम वर्क है ये अलग अलग प्रोसेसेस के लिए क्या होगा। हम जनरली 5 प्रोसेस पढ़ते हैं, पीछे मैंने आपको बताया था ये बात। 5 प्रोसेस पढ़ते हैं, पीछे मैंने आपको बताया था। उन 5 प्रोसेस को यहां पे सुनिए वन बाय वन, समझिए क्लोज सिस्टम का वर्क उन 5 प्रोसेस के लिए क्या होगा ये समझ लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। बात समझ में आ रही है भाई? यहां पे मैंने आपको बता दिया नेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क डन बाय द सिस्टम एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये बता चुका हूं मैं, इसकी बार बार, ये नेट हमें वर्क पॉजिटिव देगा, ये वर्क हमें निगेटिव देगा। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं जो हमारा इक्वेशन है उस इक्वेशन को कहां कहां यूज कर सकते हैं, यानी क्लोज्ड सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेसेस। क्लोज्ड सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेस के लिए क्लोज्ड सिस्टम का वर्क क्या होगा, क्लोज सिस्टम का वर्क क्या होगा। अब अगर क्लोज सिस्टम की बात करते हैं उसमें टोटल, चाहे क्लोज सिस्टम हो चाहे ओपन सिस्टम हो, टोटल 5 प्रोसेस की बात करेंगे। बाकी तो सब बनाए जाते हैं लेकिन जो मेन है वो 5 प्रोसेस हैं। और अगर वो 5 प्रोसेस हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का एक और नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। कुछ लोग आइसोचोरिक प्रोसेस पढ़ते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोमेट्रिक प्रोसेस, इसी को आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं, इसी को आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। नाम याद रखिएगा, एक ही नाम आपकी एग्जाम में देगा तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कुछ लोग आइसोकोरिक प्रोसेस, कुछ लोग आइसोमेट्रिक प्रोसेस कहते हैं। द नेम ऑफ द प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोमेट्रिक प्रोसेस और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो जो हमारा टॉपिक है वो कहता है क्लोज सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेसेस, और उसमें पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसी का नाम पड़ गया आइसोकोरिक प्रोसेस, इसी का नाम पड़ गया आइसोमेट्रिक प्रोसेस। जब आप आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोमेट्रिक प्रोसेस की बात करते हैं मतलब आपको एक ऐसा सिस्टम, अब कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे? क्लोज सिस्टम वर्क। क्लोज सिस्टम वर्क कहता है W = इंटीग्रेशन ऑफ P × dV।
इसी का यूज करना है, इसी से निकालना है। क्लोज सिस्टम वर्क हो, प्रोसेस रिवर्सिबल हो, प्रोसेस रिवर्सिबल हो और सिस्टम से वर्क का ट्रांसफर हो। अब जरा देखिए ध्यान से, हमें एक क्लोज सिस्टम बनाना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें वॉल्यूम में चेंज ना हो। वॉल्यूम में चेंज ना हो उसके लिए कोई ऐसा रिजिड कंटेनर चाहिए जिसकी बाउंड्री रिजिड हो, जिसकी बाउंड्री क्या हो, रिजिड हो। ऐसा सिस्टम चाहिए कि जिसकी बाउंड्री रिजिड हो। तो रिजिड बाउंड्री के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना दे रहा हूं। दिस इज ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, दिस इज ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। और इस पिस्टन को लॉक कर दे रहा हूं, इस पिस्टन को लॉक कर दे रहा हूं, यानी पिस्टन ना तो ऊपर जा पाए और ना नीचे आ पाए, दोनों तरफ से मुझे लॉक करना पड़ेगा इसे, दोनों तरफ से इसको मुझे लॉक करना पड़ेगा। अंदर मैंने कुछ गैस भर दिया, अंदर मैंने कुछ गैस भर दिया है, नीचे से इसको मैंने हीट प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, नीचे से मैंने हीट प्रोवाइड करा दिया है। अब इस पर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात कर रहा है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात करेगा, अब मुझे सबसे पहला काम, मैंने इसको हीट देना स्टार्ट किया या इससे हीट लेना स्टार्ट किया, दोनों काम हो सकते हैं। आप हीट दे भी सकते हैं और आप हीट ले भी सकते हैं। अब जरा इसके प्रोसेस को, जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, उसको देख लेते हैं कि उसकी लाइन कैसे बन सकती है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का मतलब यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, जब सिस्टम को हीट देंगे, मैंने इसको हीट प्रोवाइड कराया, पिस्टन को मैंने फिक्स कर दिया, तो गैस के अंदर जो गैस भरी है उसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब हीट सप्लाई करोगे आप, जब हीट सप्लाई करोगे तो अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें मोशन बढ़ेगा। जब मोशन बढ़ेगा तो इस पिस्टन सिलेंडर के अरेंजमेंट के अंदर जो गैस भरी है, इस गैस का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन पिस्टन लॉक्ड है तो पिस्टन मूव नहीं करेगा। जब पिस्टन मूव नहीं करेगा, हीट को सप्लाई किया है आपने, तो फिर प्रेशर बढ़ना चाहिए, यानी प्रेशर कुछ ऐसी लाइन बननी चाहिए 1 से 2 तक चली गई। 1 से 2 तक गई। यह कब गई, जब हमने हीट सप्लाई किया इसको, यानी हीट पॉजिटिव दिया। जब सिस्टम को हीट सप्लाई किया तो हमको ये प्रोसेस मिलेगा, आपको प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हीट देंगे तो मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एक वर्टिकल लाइन आएगी, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ऐसी बन सकती है। सिस्टम से अगर आपने हीट बाहर निकाल लिया है, सिस्टम से अगर आपने हीट को बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब जब सिस्टम से हीट को बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो कम होगा, उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो कम होगा। यानी हीट जब निगेटिव हो जाए सिस्टम की, तो फिर प्रोसेस वर्टिकल ही रहेगा, लेकिन एरो डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी वे 2 से 1 की तरफ हो जाएगा। तब प्रोसेस क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, 2 से 1 की तरफ मूव करेगा, यानी बट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट सप्लाई करते हैं तो लाइन वर्टिकली पीवी डायग्राम में अपवर्ड होगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा,
तो ऊपर की तरफ जाएगा, प्रेशर कम होगा तो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन लाइन वर्टिकल ही होनी चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना है। प्रेशर कम होगा तो डाउनवर्ड जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो अपवर्ड जाएगा। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा कि अपवर्ड होने की बात करता है कि डाउनवर्ड होने की बात करता है, यानी हीट सप्लाई की बात करता है कि हीट रिजेक्शन की बात करता है। किसी भी तरीके से अगर अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, अगर अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो वर्टिकली अपवर्ड एरो यानी डायरेक्शन होगा, अगर प्रेशर कम होगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। बट खींची ऐसी ही जाएंगी लाइनें जो मैं लाइन यहां पे ड्रा किया हूं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। ठीक है, ये क्या है? दिस इज द piston cylinder arrangement. This is the piston cylinder arrangement with locked. हमने पिस्टन को क्या किया है? लॉक्ड किया है। when the piston is locked. ठीक है, गैस एक रिजिड कंटेनर में भरी है, गैस एक रिजिड कंटेनर में भरी है, यानी गैस जो है, ये गैस है वो रिजिड कंटेनर में भरी है, वो रिजिड कंटेनर में भरी है, रिजिड कंटेनर में भरी है। जब गैस रिजिड कंटेनर में भरी है तो वॉल में कोई चेंज नहीं हो रहा, बाउंड्री में कोई चेंज नहीं हो रहा। जब बाउंड्री में चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और ये रिजिड कंटेनर है, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम dV 0 हो गया। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, यानी V इज इक्वल टू कांस्टेंट, V इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम 0। अब देखिए क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, हम रिवर्सिबल मान के चलेंगे। ठीक है तो जो W आएगा वो इक्वेशन लगेगा P इंटू dV, P इंटू dV, चेंज इन वॉल्यूम 0 हुआ, इसका मतलब हुआ चेंज इन वॉल्यूम 0 हुआ, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू 0, P इंटू 0 का मतलब टोटल 0, इसका मतलब जो वर्क मिला कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, वर्क हमेशा 0 होगा। अगर वो क्लोज्ड सिस्टम है, नॉन फ्लो नॉन फ्लो सिस्टम है, तो जो वर्क ट्रांसफर है वो कांस्टेंट वॉल्यूम में, वो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा? हमेशा 0 होगा। इसीलिए कहा जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज सिस्टम वर्क ऑलवेज इक्वल टू 0। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम नीचे लिख दूं, कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज्ड सिस्टम वर्क इज इक्वल टू 0। अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, क्लोज्ड सिस्टम है, तो वो हमेशा 0 के बराबर वर्क देगा। किसके बराबर वर्क देगा? 0 के बराबर वर्क देगा। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, क्लोज्ड सिस्टम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जो वर्क ट्रांसफर होगा वो 0 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। जो प्रोसेस हो सकते हैं वो वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकते हैं, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम यही हो सकता है। तो ये प्रोसेस है, ये वर्क है, कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, यानी दिस इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दिस इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कांस्टेंट वॉल्यूम में लाइन कैसे ड्रा होंगी? कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क 0 होगा क्लोज सिस्टम में, लाइन वर्टिकली या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड होगा, और जो अपवर्ड होगा तब होगा जब आप उसको हीट दे रहे होगे, तो मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो अपवर्ड होगा, जब उससे हीट ले रहे होगे तो डाउनवर्ड होगा, जब हीट ले रहे होंगे तो डाउनवर्ड होगा। क्लियर है? क्लियर है?
नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो मैं आपको करा रहा हूं, ये आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, अपनी कॉपी पे बनाएंगे, नोट्स पे बनाएंगे, जो मैं बता रहा हूं इसको बना के चलेंगे, करेंगे, क्लिस्टर क्लियर चीजें होंगी, रोज की रोज बनाइएगा, देखिएगा आपको किस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स के फंडे क्लियर होते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, सब एकदम एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले, क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट, हम इसी क्वेश्चन का यूज करने वाले हैं हर जगह, इसी क्वेश्चन का यूज करने वाले हैं हर जगह, ठीक है? देखिए जरा क्या कहता है। सेकेंड, क्लोज सिस्टम वर्क फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, क्लोज सिस्टम वर्क फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। पहला प्रोसेस कौन सा हो गया? कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। दूसरा प्रोसेस कौन सा हो गया? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। दूसरा कौन सा प्रोसेस हो गया? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात करेगा, उसी का एक नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा? आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस। उसी का नाम पड़ा आइसोपेस्टिक प्रोसेस, आइसोपेस्टिक प्रोसेस। मींस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के और दो नाम, एक है आइसोबेरिक प्रोसेस जो उसके घर का नाम है, दूसरा है आइसोपेस्टिक प्रोसेस जो उसके ननिहाल का नाम है। आपके भी कई नाम होते हैं ना, आपके घर वाले घर में आपको गोलू, मोनू, कल्लू, रामू यही सब बुलाते हैं ना। आपके ननिहाल वाले बउआ है ना, उधर के हो तो भगीना, यही सब बुलाते हैं ना। तो ये आपके ननिहाल का नाम हो गया, ये आपके घर का नाम हो गया। और एक अच्छा सा नाम जिसको आप अपने मार्कशीट पे यूज करते हो, कॉलेज में यूज करते हो, उसको दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, दिस इज द मेन नेम। इसी के ये सब नेम है, यानी इसी के अलग अलग ये नाम है, इन्हीं के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे। यानी जो अगला प्रोसेस का नाम है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। अब कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है? हमें ऐसा सिस्टम बनाना है, हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे प्रेशर कांस्टेंट रहे। एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे हमारा प्रेशर कांस्टेंट बना रहे। अब प्रेशर कांस्टेंट बना कैसे रहेगा वो हमें देखने की जरूरत है, वो हमें देखने की जरूरत है। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया जरा ध्यान से देखिएगा। मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। मतलब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का क्या हुआ? पिस्टन सिलेंडर देखिए, आप मैं यहीं से बना रहा हूं, दिस इज ए हो गया, दिस इज ए पिस्टन, दिस इज ए सिलेंडर। और जब ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है तो इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पर इस समय इस गैस के अंदर का प्रेशर, अंदर गैस भरी है, अंदर का प्रेशर P1 है, P1 है जो यहां से प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और ऊपर से भी लग रहा है, ऊपर से भी लग रहा है प्रेशर, ठीक है। जो ऊपर से लग रहा है दोनों मिला करके इसको फिक्स किए हुए, यानी पिस्टन ऊपर मूव नहीं कर रहा है, पिस्टन अपनी जगह पे अभी बना हुआ है। अब क्योंकि अंदर का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर कुछ बराबर हो गया, जब अंदर का प्रेशर ऊपर का प्रेशर बराबर हो गया तो उसको हम कहेंगे कि पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, अभी यह पिस्टन रुका हुआ है। अब मैंने इसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को फिर से बनाया, दिस इज द कंडीशन 1, दिस इज द कंडीशन 2। अंदर गैस भरी हुई है। अब इस गैस को
अंदर से प्रेशर उतना ही लग रहा है, ऊपर से भी प्रेशर कुछ लग रहा है, ठीक है, ऊपर से भी प्रेशर कुछ लग रहा है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है कि जो अंदर का प्रेशर, मान लीजिए हम आप इसको क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। मैंने इसको कुछ हीट प्रोवाइड किया तो अंदर का प्रेशर मान लो P2 हो गया, लेकिन हमको कंडीशन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब P1 = P2 बना के रखना है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब P1 = P2 बना के रखना है। जैसे ही मैंने इसको हीट दिया, जैसे ही मैंने इसको हीट दिया, अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं उनका मोशन थोड़ा सा बढ़ा, तो ये प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश किया, पिस्टन तुरंत ऊपर की तरफ मूव कर गया। पिस्टन लॉक्ड नहीं है, ये पिस्टन अब लॉक्ड नहीं है, याद रखिएगा। अब ये पिस्टन लॉक्ड नहीं है। जब ये पिस्टन लॉक्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, अब नीचे का प्रेशर थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, ऊपर का कम हुआ, तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अब जरा इस पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यह है मेरा फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज ए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पिस्टन। यह पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम है। इस फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे से प्रेशर तो लग रहा था P1, ऊपर से पहला तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा P एटमॉस्फेरिक, दूसरा इस पिस्टन का कुछ वेट होगा, इस पिस्टन का कुछ वेट होगा, तो जो पिस्टन का वेट होगा उसकी वजह से प्रेशर लगेगा। दैट इज द प्रेशर ड्यू टू पिस्टन, दैट इज द प्रेशर ड्यू टू पिस्टन। और वो कितना होगा, ये होगा जितना पिस्टन का वेट होगा डिवाइडेड बाय टोटल एरिया होगा, यानी वेट पर यूनिट एरिया, दैट इज द प्रेशर ऑफ द पिस्टन। यानी ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा, जितना इस पिस्टन का वेट है उतना वेट और इस पिस्टन का टोटल एरिया, तो ये एरिया लगेगा। यानी ये जो P1 की वैल्यू है, ये जो P1 की वैल्यू है, ये इक्वल होगा P एटमॉस्फेरिक प्लस P ऑफ द पिस्टन, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू P1, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू P1। अब बताइए, ये जो P एटमॉस्फेरिक, बाहर एटमॉस्फेयर है, ये जो P एटमॉस्फेरिक है, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे आप? नहीं चेंज कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। पिस्टन प्रेशर, पिस्टन प्रेशर का मतलब वेट ऑफ द पिस्टन डिवाइडेड बाय एरिया। क्या पिस्टन का वेट चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा। पिस्टन का एरिया चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है। जब पिस्टन का प्रेशर नहीं चेंज, पिस्टन का वेट नहीं चेंज हो रहा, पिस्टन का एरिया नहीं चेंज हो रहा, इसका मतलब यह भी कांस्टेंट ही रहेगा, यह भी कांस्टेंट ही रहेगा। पिस्टन का वेट कांस्टेंट हो गया, पिस्टन का एरिया कांस्टेंट हो गया, पिस्टन पे जो ऊपर से एटमॉस्फेयर है उसका जो प्रेशर लग रहा है वो कांस्टेंट हो गया। यानी ये दोनों तो हो गए कांस्टेंट। नीचे गैस है, हम ये दोनों इसके बराबर हैं, तो ये भी चेंज नहीं हो सकता है, ये भी चेंज नहीं हो सकता है ना। जब हमने नीचे से इसको हीट दिया, जब हमने नीचे से इसको क्या दिया, ये गैस का प्रेशर है, ये गैस का प्रेशर है, याद रखिएगा, गैस का प्रेशर है, यह भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। दिस इज द गैस प्रेशर कांस्टेंट, तो ये सब कांस्टेंट है भैया। अब हमने हीट दिया,
जैसे ही हीट मिला, टेंपरेचर बढ़ा, मॉलिक्यूल्स बढ़े, मॉलिक्यूल्स में मोशन हुआ, पिस्टन तुरंत ऊपर मूव करेगा ऊपर की तरफ, और अंदर का प्रेशर जो P2 है वो P1 के बराबर कांस्टेंट बनाए रहेगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ऐसे बनता है। अब हम पिस्टन को लॉक नहीं किए थे, तो दिस इज ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। समझ में आ रहा है? मैं एकदम क्लिस्टर के लिए मैं चाहता आपको जो देखते होंगे कोई कुछ नहीं बताएगा। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब P इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख देंगे, और P इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख करके आपको इस P इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखेंगे और कह देंगे आप फर्स्ट लॉ इसका इक्वेशन लगा दो, यानी W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV लगा दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा बस। आपका आंसर निकल के आ जाएगा बस। लेकिन नहीं, कांस्टेंट प्रेशर बनाते कैसे हैं यह भी आपको समझ में आना चाहिए। तो ये सब अगर चेंज नहीं हो सकते हैं, अंदर वाले प्रेशर को हमें चेंज करने की अनुमति नहीं है, ऊपर वाला हम चेंज कर नहीं सकते हैं। जैसे ही हमने हीट सप्लाई किया वैसे ही पिस्टन ऊपर मूव कर गया और अंदर के प्रेशर को भी सेम बनाए रखा, इसलिए P1 इज इक्वल टू P2 हुआ। P एटमॉस्फेरिक प्लस P इज इक्वल टू यानी PP यानी पिस्टन प्रेशर इज इक्वल टू P1 है। जब ये दोनों चेंज नहीं हो सकते हैं तो ये भी चेंज नहीं हो सकता। अगर ये चेंज नहीं होगा तो इसलिए पिस्टन ऊपर मूव करेगा, तब भी P1 और P2 आपस में बराबर ही रहेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। जैसे ही वो थोड़ा सा एकदम माइन्यूट चेंज करने की कोशिश किया, इतना स्लो मैनर में चला कि वो एकदम पता ही नहीं चला कि कब वो ऊपर गया, जैसे कंसिस्टेंट, ठीक है ना, तो ऊपर की तरफ मूव कर गया। इसलिए कहा गया कि जो भी आपका प्रोसेस होगा उसमें P1 इज इक्वल टू P2 क्या होगा, सेम होगा। याद रखिएगा कि यहां पर P1 इज इक्वल टू P2 है, P1 इज इक्वल टू P2 है। ये जो ऊपर से प्रेशर मैंने दिखाया है यही है P एटमॉस्फेरिक प्लस पिस्टन प्रेशर, P एटमॉस्फेरिक प्लस पिस्टन प्रेशर, ये जो लग रहा है, ठीक है। और यही मैंने यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया, वहां हमने देखा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कभी चेंज नहीं हो सकता, पिस्टन प्रेशर W/A चेंज नहीं हो सकता, इसलिए P1 भी कांस्टेंट होगा। और जब P1 हमारा कांस्टेंट होगा तो इस तरीके से अंदर का प्रेशर जैसे हीट दिए इतना स्लो ऊपर तुरंत मूव करेगा, बट अंदर का प्रेशर कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसे प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर कह दिया गया, ऐसे प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कह दिया गया। अब इसको पीवी डायग्राम में बनाएंगे कैसे, जरा देखिएगा ध्यान से। रिप्रेजेंटेशन ऑन पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। रिप्रेजेंटेशन ऑन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे थे तो वर्टिकल लाइन थी, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए मेरी कंडीशन यहां पे 1 थी, हीट सप्लाई किया, जैसे ही सप्लाई किया मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ा, मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ा, पिस्टन ऊपर मूव किया, वॉल्यूम बढ़ गया, पिस्टन ऊपर मूव किया, वॉल्यूम बढ़ गया। जब ये वॉल्यूम इसका बढ़ा, इसका मतलब पिस्टन यहां से यहां गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, यानी 1 से 2 पे चला आया, 1 से 2 पे चला आया। जब ये 1 से 2 पे चला आया तो इसलिए इसको कहा गया दिस इज द प्रोसेस 1 to 2। हीट सप्लाई किया तो जब आप हीट सप्लाई करोगे मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर मूव करेगा, पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर उससे हीट बाहर निकालेंगे सिस्टम से सराउंडिंग, ये देखिए सराउंडिंग से मैं हीट दे रहा हूं, यानी इंटरेक्शन हर जगह हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। अगर मैं उससे हीट बाहर निकालूं, मैं उसमें से
हीट को बाहर निकालूं, तो हीट को बाहर निकालने का मतलब आपको जो आना पड़ेगा, मॉलिक्यूल का मोशन कम होगा तो फिर वो नीचे की तरफ आएगा प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए। ये प्रेशर तो उतना ही रहेगा, इस प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए तुरंत पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ मूव किया तो ये 2 से 1 पे चला आया। जब ये 2 से 1 पे चला आया तो या तो यहां पे जब आपने उसको हीट पॉजिटिव में दिया था तो ये प्रोसेस दिखाई पड़ेगा, जब आपने उसमें से हीट को निकाला तो आपको ये प्रोसेस दिखाई पड़ेगा। तो ऑन पीवी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जब हीट दोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जब हीट निकालोगे तो वॉल्यूम घटेगा, जब हीट निकालोगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो ये वो लाइनें हैं जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की हैं। इन दोनों को अब देखिए, यहां पे इसका वर्क निकाल लीजिए, इसके नीचे अगर वो क्लोज्ड सिस्टम वर्क है, अगर वो क्लोज्ड सिस्टम वर्क है तो क्लोज सिस्टम वर्क क्या कहता है? क्लोज सिस्टम वर्क कहता है W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डीवी। W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डीवी, P इंटू डीवी। अब आप बताइए, ये लगेगा क्लोज सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये इक्वेशन लगेगा, यही इक्वेशन लगेगा, यही इक्वेशन लगेगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डीवी, और कहां से कहां तक? यहां पे वॉल्यूम इसका V1 था, यहां पे वॉल्यूम इसका V2 है, इसका मतलब ये V1 से चला था, V2 पे पहुंच गया था। कहां से चला? V1 से चला, V2 पे पहुंचा। जब ये V1 से चला, V2 पे पहुंचा, इसका मतलब हुआ कि दैट W इज इक्वल टू क्या करो? इंटीग्रेट कर दो, यानी P V2 माइनस V1। W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। यही एरिया यहां कवर हो रहा है, तो दिस इज द V2 माइनस V1, दिस इज द V2 माइनस V1। जब आप कंप्रेशन यानी वापस वाला आओगे तो V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 होगा तो माइनस में आएगा, V2 माइनस V1 होगा तो प्लस में आएगा, क्योंकि V2 बढ़ी हुई वॉल्यूम है, V1 कम हुई वॉल्यूम है। इसलिए अगर वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, क्लोज सिस्टम के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, क्लोज सिस्टम के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। जब क्लोज सिस्टम के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो हम इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डीवी करेंगे। वॉल्यूम V1 से V2 पे गया था, तो W इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1। दिस इज द क्लोज्ड सिस्टम वर्क फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। मैंने आपको बताया कि इसके भी 3 नाम हैं, तीनों नाम में एग्जाम में अगर पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ये इसके ददिहाल का नाम है, इसके दादी लोग, दादा लोग, सब लोग प्यार से आइसोबेरिक बुलाते हैं। ये इसके ननिहाल का नाम है, सब लोग इसके नानी नाना लोग इसको गोलू ओलू से बुलाते हैं, ठीक है? अगर आप गोरखपुर के साइड हो तो आपको भागीना बुलाएंगे ये लोग। और ये इसके कॉलेज का नाम है जिसे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कहते हैं, यानी ये कांस्टेंट प्रेशर जो आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ है वो इसका नाम है। इसलिए 3 नाम है, तीनों को याद रखिएगा, तीनों को भूलिएगा नहीं। अगर भूल गए, आइसोबेरिक लिख दिया तो आप भूल जाएंगे कौन सा प्रोसेस है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा, ठीक? तो अभी तक मैंने आपको 2 प्रोसेस बताए, एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बताया, कैसे कांस्टेंट वॉल्यूम होगा मैंने आपको बता दिया। कांस्टेंट वॉल्यूम रखने का यह तरीका है, कांस्टेंट प्रेशर रखने, कांस्टेंट वॉल्यूम रखने का तरीका मैंने आपको पीछे बताया था, दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर रखने का तरीका मैंने आपको यह बताया, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर। अगला जो आने वाला है वो है नेक्स्ट। भाई एक बार हमने कांस्टेंट वॉल्यूम कर लिया, एक बार हमने कांस्टेंट प्रेशर कर लिया, अगला वाला कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा, तीसरा कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा, उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक चीजें समझ में आई होंगी, ढंग से वीडियो को देखिएगा। मैंने बोला लोग सीधे बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस P इक्वल टू कांस्टेंट, और ये लगा देते हैं, आपको फार्मूला कहानी बता देंगे, बात खत्म हो गई। कांस्टेंट प्रेशर कैसे बनाए रखेंगे वो मैंने आपको
यहां पे पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरा एक्सप्लेन किया है, इतना एक्सप्लेन किया है कि आप कहीं भी जाओ, किसी भी इंटरव्यू में जाओ, कोई इंटरव्यू लेने आए, कहीं आप जाओगे, कोई एग्जाम जैसे ही अभी क्रैक करोगे वैसे आपका इंटरव्यू होगा, सामने वाले पूछेगा फॉर ए क्लोज सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का आप फार्मूला निकाल के बताइए कैसे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा। आपने सिर्फ इतना बता दिया तो वो आपको एवरेज मानेगा। जब आप इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे इंटरव्यू में, यकीन मानो आपको वो बाहर नहीं करेगा, आपको 10 बार सोचेगा बाहर करने के लिए कि भैया इतना कॉन्सेप्ट अगर इसे पता है तो इसमें बचा क्या, सब कुछ तो इसको पता है। इसलिए इंटरव्यू पर्पज से भी मैं सारी चीजें करा रहा हूं, चाहे इंटरव्यू पर्पज से करिए चाहे जिस पर्पज से करिए, आप कभी असफल नहीं होंगे अगर इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लेंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आइसोथर्मल वगैरह देखेंगे। तीनों प्रोसेस उम्मीद करता हूं खत्म हो जाएंगे, टोटल 5 प्रोसेस हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।